हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में इस सेशन में हम देखने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। देखिए, हमारा जो बाल गंगाधर तिलक दिया ये हमारे पॉलिटिकल साइंस की जो तीसरी यूनिट है, एक एंकर के रूप में है। ठीक है, तो तीसरी यूनिट में है। सॉरी, यहाँ पर 2026 होगा। ठीक है, यह जो क्लास है वो आपके एक रिवीजन के तौर पर है, क्योंकि आपका जो जून में एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ ही दिन बचते हैं। शायद ही कोई 15 से 22 जून के बाद है, शायद आपके जो एग्ज़ाम है 22 जून के बाद है। तो 22 जून के बाद आपका भी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो आज इस वीडियो में हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें ही जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। इनके आंदोलनों के बारे में, ठीक है, इनके जो स्वराज्य के बारे में, ठीक है, हम सब के बारे में, क्योंकि इनके हम जो शुरुआत है इनके जीवन से करेंगे। इसके राष्ट्रीय विचारधारा को हम फिर बाद में देखेंगे, फिर इनकी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में देखेंगे, इनके महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में देखेंगे, और जो समाचार पत्र है इनके द्वारा लिखे गए हैं, इनके द्वारा चलाए गए थे, उनके बारे में देखेंगे। इनके जो राष्ट्रवादी विचार है, इन्होंने राष्ट्रवादी जो विचार है, इनके जो 4 चरण बताए हैं, इनके जो तिलक के अनुसार है वो 4 चरण हैं, वो भी हम देखेंगे कौन कौन से चरण रहे हैं। इनका जो राष्ट्रवाद है वो कुछ भागों में, मतलब यानी कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद, कुछ इस तरह का है। तो हम उसके बारे में भी देखेंगे। फिर हम तिलक का स्वराज देखेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो स्वराज है जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इनके जीवन परिचय से। इनकी कहानी को हम जीवन परिचय से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। ठीक है, यानी कि एक स्वतंत्रता सेनानी यानी कि क्रांतिकारी भी एक रहे हैं, समाज सुधारक के रूप में कार्य किया है इन्होंने। इनको प्रमुख नेताओं के रूप में जाना जाता, लेकिन इनको एक उपाधि दी गई, लोकमान्य की उपाधि। ठीक है, लोकमान्य की उपाधि दी गई है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हाँ भाई लोकमान्य की उपाधि है वो किसको दी गई है, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई है। इनका एक ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक नारा था, वो है स्वराज्य मेरा चरम सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा इन्होंने दिया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने यह नारा दिया, क्योंकि जब भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश चलाते थे, तो इन्होंने कहा कि यह जो स्वराज्य है, जो हमारा है, वो देश है, ये हमारा इसमें रहने का यानी कि स्वराज करने का हमारा जो जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ठीक है, इन्होंने ये नारा दिया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है, प्रारंभिक जीवन, इनका जो जन्म है वो 23 जुलाई 1856 में हुआ, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में। ठीक है, इनके पिता का नाम था गंगाधर रामचंद्र तिलक। ये एक संस्कृत के विद्वान थे और शिक्षक थे, संस्कृत के शिक्षक थे, और इनके पिता का नाम था क्या था, गंगाधर रामचंद्र तिलक। प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी में प्राप्त करने के बाद तिलक ने पुणे जाकर जो कॉलेज से क्या किया, गणित में स्नातक ग्रहण की। ठीक है, बाद में कानून की पढ़ाई भी पूरी करी। ठीक है, इनकी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, वो राष्ट्र जो स्वतंत्रता संग्राम में इनकी जो भागीदारी रही है उसके बारे में हम देखते हैं। इनका मानना था कि जो ब्रिटिश शासन है वो भारतीयों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश है जो अपने कानून है वो हमारे देश पर लागू करते हैं, चाहे वो कानून कैसे भी हो, गलत हो, अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, यानी कि सबसे बड़ी बाधा है जो है भारतीयों के विकास। मतलब जब तक ब्रिटिश शासन होगा हमारे देश में, तब तक भारत का विकास नहीं होगा। इनका ये कहना था, यही सबसे बड़ी बाधा के रूप में हमारे जो देश में बना हुआ है। ठीक है, वे उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे और मानते थे कि अंग्रेजों से
स्वतंत्रता केवल संघर्ष के माध्यम से, यानी कि ऐसे तो हमारे देश को छोड़ के जाने वाले ये नहीं है। अगर हम शांति से इनका कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि हम शांति जरिया से इनका कुछ भी इस तरह से बिगाड़ नहीं सकते। इनको क्या करना है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, इनके खिलाफ आंदोलन शुरू करने पड़ेंगे, ठीक है। तभी ये हमारे देश को छोड़कर जाएंगे और हमारा जो है अधिकार हमें देंगे, तभी हम स्वतंत्र हो पाएंगे, ठीक है। राजनीतिक गतिविधियों में किन किन गतिविधियों में इन्होंने भाग लिया ये देख लेते हैं। 1 जनवरी 1880 में इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल का प्रारंभ किया। इन्होंने एक स्कूल, न्यू इंग्लिश स्कूल बनाया, ठीक है, जिसमें बच्चों को शिक्षा दी गई, वो भी इंग्लिश के। यानी कि हमारे भारत में क्या था, ब्रिटिश शासन थे, वो इंग्लिश बोलते थे, तो इन्होंने सोचा कि हमारे देश के लोगों को भी इंग्लिश का जो पता होना चाहिए, इनको आनी चाहिए, तभी हम इनका मुकाबला जो अच्छे से कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा हुआ, कांग्रेस से जुड़े, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े, तो कांग्रेस में शामिल हुए। 1889 में उनकी जो नीतियां नरमपंथी नेताओं से भिन्न थी, यानी कि ये गर्मपंथी दल के नेता थे और नरमपंथी जो कांग्रेसी नेता थे उनसे थोड़ी नीतियां उनकी मिलती जुलती नहीं थी, उनसे कुछ अलग ही थी। गर्म दल का नेतृत्व उन्होंने लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल के साथ क्या किया, कांग्रेस दल में गर्म दल का नेतृत्व किया। यानी कि देखो, लाल बाल पाल, इनको नाम से जाना जाता है, ये देखिए मैंने लिखा भी है इसमें नोट्स में, लाल बाल पाल, ठीक है, ये रहा लाल बाल पाल, यानी कि लाल फॉर लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल यानी कि बाल के नाम से इसमें दिया गया, और बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये तीनों क्या है, गर्म दल के नेतृत्व थे, गर्म दल का नेतृत्व करते थे, गर्म दल के नेता थे। स्वदेशी आंदोलन भी इन्होंने, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने क्या किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने पर जोर दिया, यानी कि स्वदेशी विदेशी जो चीजों का हमें बहिष्कार करना है और हमारे देश में ही बनी हुई चीजों का क्या करना है, हमें उसको उपयोग में लाना है, उपयोग करना है। होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना है जो एनी बेसेंट के साथ है मिलकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में, ठीक है, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की उन्होंने, और जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम को क्या एक नई ऊर्जा दी, ठीक है। 1916 में ही क्या हुआ, में तिलक के प्रयासों से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ का एक समझौता हुआ था 1916 में, ये भी आपको पॉइंट है जो याद रखना है। लखनऊ का समझौता कब हुआ, 1916 में, किसके बीच में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। 1916 में क्या हुआ, होम रूल लीग की स्थापना हुई, एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन का जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, स्वदेशी आंदोलन में बहिष्कार किया विदेशी वस्त्रों का और स्वदेशी को अपनाने पर बल दिया। गर्म दल के नेतृत्व थे लाल बाल पाल, हमें याद रखने, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना में भी भागीदारी रही है। आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 1885 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और एक गणेश उत्सव 1893 और शिव जयंती 1895। देखिए उत्सवों के बारे में लिखा है, मतलब कि ये भारतीय त्योहार है, गणेश उत्सव 1893 और शिव जयंती 1895 में आयोजन। यानी कि तिलक ने इन त्योहारों को राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक जागरूकता का माध्यम बनाया, जिससे जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ है जो संगठित किया। यानी कि इनका मानना था कि जो ऐसे उत्सव मनाने से, ऐसी जयंती यानी कि मनाने से लोग इकट्ठा होंगे और जो खिलाफ है वो ब्रिटिश शासन का, इसके खिलाफ संगठित होकर उनका जो है अत्याचार से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तिलक को उनकी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण कई बार जेल भी भेजा गया। 1897 में प्रथम जो गिरफ्तारी है इनकी हुई अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ लेख लिखने के कारण तिलक को जेल में, यानी कि इन्होंने एक अंग्रेज के खिलाफ क्या किया था, लेख लिखा था, उनके अत्याचारों के बारे में लिखा, उनके मतलब की, तो इसके लिए ही क्या हुआ, 1897 में इनकी जो प्रथम गिरफ्तारी कर ली गई, ठीक है, गिरफ्तार कर लिए गई। 1908 में मांडले बर्मा में 6 साल की कैद, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप में तिलक को जो बर्मा यानी कि अब जो म्यांमार में है, ठीक है,
भेज दिया गया, और जहाँ उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। पुस्तक का क्या नाम है? गीता रहस्य। गीता रहस्य इनकी जो पुस्तक है वहाँ कहाँ पर लिखी थी? बर्मा में लिखी थी, जब उन्हें 6 साल की कैद के लिए भेज दिया गया था। कब भेजा गया था? 1908 में। ठीक, 1908 में भेजा गया था। 1908 में भेजा गया था। और इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में हम देख लेते हैं पहले। कहाँ पर थे हम? हाँ, यहाँ पर। ठीक है। हाँ, तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से इनके जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ठीक है। एक गीता रहस्य है। इस गीता रहस्य है जो पुस्तक है, इस पुस्तक में तिलक ने भगवत गीता की व्याख्या की और इसे कर्मयोग का ग्रंथ बताया। यानी कि किताब के बारे में पढ़ना इतना जरूरी नहीं है कि इनकी जो नाम और ये कब प्रकाशित हुई है, इनकी जो डेट है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये कुछ ऐसे सीधे भी पूछ लेते हैं, और कई बार मिलान करने के तौर पर भी ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है। डेट भी आपको महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये याद रखनी है आपको। ठीक है। गीता रहस्य जो पुस्तक है वो 1915 में द अनआर्कटिक होम इन द वेदास, ठीक है, 1903 में इस पुस्तक में उन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया कि आर्यों का जो मूल निवास है वो आर्कटिक क्षेत्र था। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य, यह भी 1915 में है। यह गीता रहस्य का विस्तृत संस्करण है। यानी कि एक गीता रहस्य था जो 1915 में लिखी थी पहले, वो थोड़ी छोटी सी किताब लिखी होगी, और उसके बाद क्या श्रीमद् भगवत गीता रहस्य लिखी, ये विस्तृत उसका जो संस्करण बताया गया है, जिसमें तिलक ने गीता के कर्मयोग का जो सिद्धांत पर जोर दिया है। नेक्स्ट है वैदिक क्रोनोकोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। ठीक है। जो यह पुस्तक है वैदिक युग की कालगणना और वेदांग ज्योतिष पर केंद्रित है। इसमें तिलक ने खगोल शास्त्र, नक्षत्रों, वेदों में वर्णित कालचक्र का गहराई से अध्ययन किया, और उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि भारतीय सभ्यता की जो जड़ है अत्यंत जो बहुत ही प्राचीन है, और इसकी जो काल गणना यूरोपीय विद्वानों की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत और वैज्ञानिक है। ठीक है। प्रमुख समाचार पत्र के बारे में हम देख लेते हैं। इनका जो प्रमुख समाचार पत्र है वो केसरी था, और एक मराठा है। ठीक है, एक मराठा है। ठीक है। जो केसरी है वो 4 जून 4 जनवरी 1881 को दोनों है। यह जो केसरी है वो शायद अंग्रेजी में है, बाय मिस्टेक यहाँ पर अंग्रेजी होना चाहिए और यहाँ पर मराठी होना चाहिए। ठीक है। तो आपको इनकी डेट याद रखनी है, 4 जनवरी 1881। ठीक है। केसरी और मराठा, आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी विचारों के बारे में हम देख लेते हैं। तिलक का जो राष्ट्रवाद है भारतीय संस्कृति, वेदांत, दर्शन और पश्चिमी विचारकों मेजनी, वुडरो विल्सन, पिट्टे, पर्डर से प्रभावित थे। उन्होंने स्वराज्य यानी कि सेल्फ रूल को भारतीयों का जन्मसिद्ध अधिकार बताया। यानी कि अगर हम खुद से अपने स्वराज्य को अपने रूल से चलाएं तो क्या है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। ठीक है। हमें स्वतंत्रता के लिए क्या संघर्ष करना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, राष्ट्रवाद है जो इन्होंने 4 चरण बताए हैं। तिलक के अनुसार 4 चरण है जो राष्ट्रवाद के, वो कौन कौन से? पहला है वो प्रारंभिक राष्ट्रवाद, दूसरा फ्रांसीसी राष्ट्रवाद जो कि 1789, और यूरोप में जो राष्ट्र राज्यों का जो बताया गया है, यानी कि उदय विक्टर होडर ने राष्ट्रवाद को भाषा और संस्कृति से जोड़ा, ये भी एक चरण बताया गया है। और विड्रो विल्सन और आत्म निर्णय का सिद्धांत। ठीक है। देख लेते हैं प्रारंभिक राष्ट्रवाद क्या है। यानी कि यह ब्रिटेन और फ्रांस भाषा, जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक एकता बढ़ी थी, और तिलक ने भारत में संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा को एकता का आधार बताया है। फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी, और लोकप्रिय संप्रभुता जनता को सत्ता का स्रोत माना गया। तिलक ने भारतीयों को
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खड़े होने का के लिए प्रेरित किया। यूरोप में जो राष्ट्र राज्यों का उदय फिक्टे और हर्डन ने राष्ट्रवाद को भारत भाषा और संस्कृति से जोड़ा। तिलक ने कहा कि भारत भी एक राष्ट्र है, भारत भी एक राष्ट्र है क्योंकि इसकी संस्कृति और इतिहास एक है। ठीक है। वुड्रो विल्सन और आत्मनिर्णय का सिद्धांत, हर राष्ट्र को अपनी सरकार चुनने का, जो अपन जो निर्णय है वो खुद लेने का अधिकार है। तिलक ने भी क्या कहा, ये मेरा जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया, इसी के आधार पर दिया, यानी कि जो सरकार हो वो चुनने का अधिकार, हर राष्ट्र को चुनने का अधिकार है। हर राष्ट्र को जो अपने लिए, अपनी विदेश नीति के लिए अपनी नीति कैसे होनी चाहिए, उनके लिए जो निर्णय लेने चाहिए वो खुद ही राष्ट्र को लेने चाहिए। बाल गंगाधर तिलक का जो राष्ट्रवाद है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद बताया गया है। तिलक के अनुसार राष्ट्रवाद के लिए समान भाषा, भूभाग और धर्म आवश्यक है, यानी कि समान भाषा, यानी कि सबसे ज्यादा एक ही भाषा का प्रयोग करें, एक जैसे भूभाग होने चाहिए और धर्म भी आवश्यक बताया है। गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव के जरिए उन्होंने क्या हिंदू एकता पर क्या फैलाने का प्रयास किया है, हिंदू एकता को लाने का प्रयास किया है। उन्होंने रामायण और महाभारत को राष्ट्रीय एकता का आधार माना है। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन राष्ट्रवाद को बढ़ा नहीं रहा बल्कि उसके खंडित कर रहा है। यह था इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और आर्थिक राष्ट्रवाद के बारे में हम देख लेते हैं। तिलक ने दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी का समर्थन किया, ठीक है, जो ब्रिटिश शोषण को उजागर करती थी। उन्होंने औद्योगिकरण और परिवहन संचार के विकास का समर्थन किया। आर सिद्धार्थ द्वारा बताए गए अकाल किसानों की समस्या को उन्होंने ब्रिटिश विरोध के आधार के रूप में देखा। उन्होंने उदारवादियों की संवैधानिक विरोध नीति की को अस्वीकार किया और अधिक प्रत्यक्ष विरोध का समर्थन किया। ये था इनका आर्थिक राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें जो है आपको ये याद रखना, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये पहले भी मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। ठीक है, हिंदुओं को एकता के लिए इन्होंने ये उत्सव शुरू किए थे। ठीक है, समान भाषा, समान धर्म पर, समान भूभाग पर जोर दिया है, आवश्यक होना चाहिए। उन्होंने रामायण और महाभारत को क्या राष्ट्रीय एकता का आधार माना है। और ड्रेन थ्योरी को आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी की है। ठीक है, जो ब्रिटिश शोषण को उजागर करती है। उन्होंने बताया, आर सी दत्त ने कहा कि अकाल और जो किसानों की समस्या वो ब्रिटिश के विरोध का आधार रूप में देखा गया है। ठीक है, जो तिलक का स्वराज्य है वो देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर हूँ। ये आपको कोर्स है जो ये याद रखना है। ठीक है, इनके द्वारा जो नारा दिया गया ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने राजनीतिक विचार, भारतीय धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन नीति शास्त्र को प्रभावित थे। ठीक है, इनसे प्रभावित थे। उनके अनुसार जो स्वराज्य के 4 मुख्य अवयव है होने चाहिए। एकता होनी चाहिए पहले तो, फिर कानूनी शासन और जन कल्याण, और फिर जनता की भागीदारी होनी चाहिए। एकता है जो बताया इन्होंने, शासक और शासित एक ही देश, धर्म और प्रजाति के होने चाहिए। एकता तभी बन पाएगी जब शासक और जो शासित है वो एक ही देश के हों और एक ही धर्म और एक प्रजाति के होने चाहिए। कानूनी शासन यानी कि विधि द्वारा स्थापित सुशासन होना चाहिए। ठीक है, जन कल्याण, जो सरकार है वो आम जनता की भलाई के लिए कार्य करे, तभी जो स्वराज्य है वो हमारे लिए बन सकता है। ठीक है, और जनता की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। जनता यानी कि सरकार है जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, वो जनता द्वारा निर्वाचित हो। तिलक ने स्वराज्य को जनता का मौलिक अधिकार माना और उसका जोरदार समर्थन किया है। ठीक है, भौतिक एवं उपयोगितावाद का जो खंडन किया है इन्होंने, ये देख लेते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने भौतिकवाद और उपयोगितावाद विचारधारा का स्पष्ट खंडन किया। उन्होंने जेरेमी बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के सिद्धांत को अतार्किक बताया है। यानी कि इन्होंने, जेरेमी बेंथम ने एक सिद्धांत दिया था, अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम, यानी कि जो अधिक लोग चाहते हैं ना वही सुख महत्वपूर्ण है। यानी ठीक है, उनके अनुसार यह विचार है जो केवल बाहरी और भौतिक है, जो केंद्रित है, जो समाज की वास्तविक उन्नति के लिए पर्याप्त नहीं है।
तिलक ने वेदों और भगवत गीता का जो संदर्भ देते हुए कहा है कि व्यक्ति का सुख और समाज का सुख अलग नहीं है, बल्कि व्यक्ति का असली सुख समाज के कल्याण में ही निहित है। यह विचार वेदांतिक दर्शन में भी मौजूद है, और जो आत्मा और ब्रह्मा यानी कि परमात्मा की एकता पर भी बल देता है। जो एक इनका जो समर्थन करते हैं, ये एक वेदांतिक विचारधारा का समर्थन करते हैं। ठीक है, विवेकानंद और अरविंदो की तरह तिलक ने भी भारत के वेदांतिक परंपरा को स्वीकार किया है।